नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने इसका शंखनाद आज से कर दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं। लगता है जैसे ये कल की बात थी 2017, अब 2022 के चुनाव सिर पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा आज से इलेक्शन स्ट्रेटजी पर काम करना, इसकी तैयारी करना और इसकी समीक्षा करने का कार्य आज से प्रारंभ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपनी पूरी टीम के साथ लखनऊ आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उत्तर प्रदेश में अपने सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश जीतना रेड एप्पल जीतने जैसा है और उत्तर प्रदेश में नुकसान होना राष्ट्रीय स्तर पर भयानक क्षति होगी। इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई रिस्क कभी नहीं लेती है। जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि 24 का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से निकलेगा। इसलिए 22 में उत्तर प्रदेश में करिश्मेटिक प्रदर्शन अगर करना है तो संगठन और सरकार दोनों के पेच कसने होंगे, दोनों को रीहायलिंग करनी होगी, दोनों की ओवरहालिंग करनी होगी और दोनों का समन्वय भी स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के ही कामकाज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है। सरकार का कामकाज ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में वोट मांगने का आधार बनेगा। 2017 में किए गए वादे कसौटी पर कसे जाएंगे। न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो फलाने की सरकार के लिए उन सारी कसौटियों पर जनता कसेगी भारतीय जनता पार्टी को। प्रदेश के चुनाव में आपको जवाब देना होता है जनता को। राष्ट्रीय चुनाव अलग परिप्रेक्ष्य में लड़े जाते हैं, राज्य के चुनाव अलग परिप्रेक्ष्य में लड़े जाते हैं। दोनों की तासीर अलग होती है। राष्ट्रीय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और असेंबली के मुद्दे अलग होते हैं। विकास कार्यक्रम, राज्य की स्थिति, रोजगार, क्राइम, करप्शन, कोरोना, कास्टिज्म, ये सब तमाम मसले हैं जिनकी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाने से पहले। बीजेपी ने आज से तैयारी इसकी आधिकारिक तौर पर प्रारंभ कर दी है। जगत प्रकाश नड्डा ने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने देश में मजबूत विपक्ष भले ही नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मजबूत विपक्ष से। यहां का विपक्ष कोई कमजोर नहीं है और यहां का विपक्ष कांग्रेस जैसा भी नहीं है। यहां का विपक्ष ताकतवर है और यहां का विपक्ष सत्ता में 7 बार रहा है। 4 बार बीएसपी, 3 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार और अखिलेश यादव, 8 बार। तो यहां विपक्ष कोई कमजोर नहीं है। राजनीतिक तौर पर उनका संख्या बल कमजोर भले है, लेकिन वोट बेस उनका बहुत स्ट्रांग है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मायावती बहुत कमजोर हो गई हैं, लेकिन वो ये याद करें कि राजनीतिक सुनामियों के बावजूद मायावती के पास 18% का वोट बैंक इंटैक्ट है। ड्राइंग रूम में बैठकर मायावती को हराने और जिताने वाले लोग या ये कहने वाले लोग कि मायावती खत्म हो चुकी है, उनका पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, ये ड्राइंग रूम पर कहने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप वोट में देखते हैं तो मायावती के पास 18% वोट हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश में कोई किसी से कमजोर नहीं है और 2017 जैसा माहौल भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन है। संख्या बल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी एमएलसी की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी को अनअपोज्ड इलेक्शन का विकल्प चुनना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां कोई किसी से कम नहीं है और उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक 1985 के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। यह एक ऐतिहासिक राजनीतिक तथ्य है। अंतिम बार बैक टू बैक रिपीट सिर्फ कांग्रेस हुई थी।
उसके बाद से कोई सरकार बैक टू बैक रिपीट हुई है, ऐसा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास नहीं है। मंडल कमंडल, ओबीसी पॉलिटिक्स, एससी पॉलिटिक्स, सब कुछ आए और चले गए। ये उत्तर प्रदेश है। यहां का मतदाता बेहद जागरूक है, बहुत राजनीतिक मतदाता है। उत्तर प्रदेश का रास्ता देश से निकलता है, देश के लिए निकलता है, और देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। आज पूरे देश भर में अगर कांग्रेस सफाया हुई है, कांग्रेस का भयानक नुकसान हुआ है, तो उसका कारण उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिमट गई। और यह तथ्य बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश खोना मतलब रेड एप्पल को खोना है, इसलिए पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में हैं। बूथ लेवल के वर्कर से भी मिलेंगे, जिला अध्यक्षों से भी मिलेंगे, क्षेत्रीय अध्यक्षों से भी मिलेंगे, मंत्रियों से भी मिलेंगे, संगठन के लोगों से भी मिलेंगे और प्रबुद्ध जनों से भी विचार विमर्श करेंगे। वक्त कम है, 11 महीने बचे हैं। अगले साल जब हम आप इस वक्त डिबेट पर होंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुके होंगे। समय किसी के पास नहीं बचा हुआ है। मुट्ठी में रेत की तरह समय फिसल रहा है और उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के वायदों को जनता अपनी कसौटी पर कसेगी। बीजेपी से पूछेगी कि आपने विकास के कार्यक्रम क्या किए। बीजेपी से पूछा जाएगा कि आपने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे उनमें कितने वायदे पूरे हुए। बीजेपी से पूछा जाएगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या काम किए हैं। तो बहुत से मसले हैं। तो संगठन और सरकार की समीक्षा के लिए शंखनाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तो क्या वाकई में बीजेपी में सरकार और संगठन के बीच ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है, या फिर सामंजस्य में कहीं कोई गड़बड़ी है? कार्यकर्ता नाराज है, विधायकों की क्या परेशानी है, मंत्रियों के क्या दुख दर्द हैं, और संगठन क्या सरकार की उपेक्षा झेल रहा है? तमाम मसले हैं। उम्मीद है कि अगले 48 घंटे जब जेपी नड्डा लखनऊ में रहेंगे तो इन सारे विषयों से वो दो चार होंगे। तो आज की डिबेट को आयोजित करने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। रूलिंग पार्टी को सबसे ज़्यादा चिंता है क्योंकि उनका आधार और उनका बस्ता सबसे बड़ा है। 310 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 9 अपना दल के हैं उनके पास। तकरीबन 319 की स्ट्रेंथ है। इसको रिटेन करना बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा, क्योंकि राज्य के चुनाव में जनता अपने मसाइल, अपने मुद्दों पर वोट करती है। यह एक प्राथमिक सत्य है और इस सत्य से ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वाले भले न वाकिफ हों, टेलीविजन डिबेट्स के आधार पर ओपिनियन मेकर्स भले इससे सहमत न हों, लेकिन जब जनता वोटिंग करने जाती है तो सरकारों के कामकाज का ठीक से मूल्यांकन करती है, क्योंकि उसको पता है कि यह देश का चुनाव नहीं है, राज्य का चुनाव है। यह हमारा अपनी सरकार के लिए चुनाव है। लिहाजा केक वॉक किसी के लिए नहीं है। एक समय सबसे ताकतवर रही मायावती को भी बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ देखा है। अब 2022 आने वाला है। गोमती में बहुत पानी बह चुका है, गंगा और यमुना में भी बहुत पानी बह चुका है। राजनीतिक हवा भी बदल चुकी है और प्रतिदिन बदल रही है उत्तर प्रदेश में। कोई कंफर्टेबल नहीं है उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई यह समझता है कि वो बहुत ताकतवर है, उनका बेस बहुत मजबूत है, तो कई बार यही बेस आपको उखाड़ के फेंक देता है। शायद यही समझने जेपी नड्डा लखनऊ आए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उत्तर प्रदेश आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश राजस्थान नहीं है, उत्तर प्रदेश कर्नाटक नहीं है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नहीं है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। बहुत बड़ी राजनीतिक संभावनाओं वाला प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के जीतने का मतलब आपकी देश की राजनीति में बहुत मजबूत स्थान, बहुत ताकतवर स्थान। लिहाजा यहां के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। आज हम इसी विषय पर डिबेट करेंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अब्दुल हफीज गांधी
समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंधवी राजनीतिक विश्लेषक हैं, एस एम अशरफ PSPL से हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। भाई नवीन श्रीवास्तव जी, नड्डा जी लखनऊ आ गए हैं, तो क्या एक तो उद्देश्य जानना चाहूँगा कि क्या वही उद्देश्य हैं जो मैं समझा रहा था अभी तक, या कोई और उद्देश्य हैं, या सरकार और संगठन के बीच समन्वय और समीक्षा के मकसद से आए हैं, और क्या आज से मान लें कि आप लोग चुनाव के मोड में चले गए? ब्रजेश जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब का जो लखनऊ आगमन हुआ है, वह पूरे देश में सभी राज्यों में जाके जो उनका 150 दिनों के प्रवास का कार्यक्रम था, जिसमें उनको देश के सभी राज्यों में जाके संगठनात्मक बैठकें करनी थी, समीक्षा करनी थी। क्योंकि बीच में माननीय नड्डा जी कोरोना संक्रमित हो गए थे, तो उनके कार्यक्रम जो है थोड़ा अव्यवस्थित हो गए थे। लेकिन उसी कड़ी में आज उनका लखनऊ आगमन हुआ है। वो संगठन के हमारे निचले स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अवध क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबके साथ और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। आपने ये कहा कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज गया क्या भारतीय? देखिए, चुनाव दूसरे दलों के लिए एक चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के माध्यम से सदैव जनता के बीच समर्पण के भाव से रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सिर्फ इतना होता है कि थोड़ी अपनी और तैयारियां करनी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जी, चाहे छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो, उसको एक परीक्षा की तरह से लेती है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें और जो मासिक परीक्षा होती है उस पर न करें। अभी क्या था, अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उसमें एक बड़े नेता ने विपक्ष के हमारे कहा कि ये तो सेमीफाइनल है 22 का, लेकिन जब वो बुरी तरह से हार गए तो अब सेमीफाइनल तो दूर, क्वार्टर फाइनल भी उसको नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नड्डा जी किस बात की समीक्षा करेंगे नवीन जी, सरकार और संगठन के बीच के समन्वय की या पार्टी की अपनी प्रिपरेशंस की? नहीं, देखिए ये एक बड़ा व्यापक विषय है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो हर विषय पर वार्ता होगी। वो संगठन का हमारे बूथ अध्यक्ष तक के लोगों के साथ भी सम्मेलन कर रहे हैं। बूथों का गठन हुआ कि नहीं हुआ, वहां पर हमारे सेक्टर प्रभारी बने कि नहीं बने, जिसकी तैयारी चल रही है और सारे काम चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी भी आए हुए हैं और अध्यक्ष जी के आने के पहले जो बैठक चल रही थी, वो चूंकि अभी 1-2 महीने के अंदर जो स्थानीय पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपने दमदारी से अपने प्रत्याशियों को जिला पंचायत और ब्लॉक। आपने जितने वायदे किए थे जनता से 2017 में, क्या वो सारे वायदे आपने पूरे कर दिए या प्रोसेस में हैं अभी आप? ब्रजेश जी देखिए, 2014 में आप देखिए, 2014 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई और जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए जी, आप याद करिए 2012 में 230 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए श्रीमान अखिलेश यादव जी, जो आज भी अपने को विकास पुरुष कहलाना पसंद करते हैं और उनकी पार्टी विकास की तमाम योजनाएं गिनाती है। लेकिन उनको हुआ क्या 2017 में? उनको 25 साल उत्तर प्रदेश बेहाल का नारा देने वाले श्रीमान राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा। परिणाम क्या हुआ? वो 47 सीटों पर आ गए। 2019 में आप अखिलेश यादव को विकास पुरुष क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो अपने को कहते हैं, अभी भी वो कहते हैं, लेकिन अब उनका विकास कितना वो तो जनता ने बता दिया। और नहीं तो 230 सीटों की पूर्ण बहुमत की सरकार, 25 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाले कांग्रेस से मिलकर लड़े और 47 सीट पर आ गए। फिर 2019 देखिए, आपने पूछा कि आपकी क्या तैयारी, आपने वायदे क्या किए। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व जब भाजपा सरकार बनी, उसके बाद 2019 कुछ चुनाव हुए, लिया और हमने अपनी जहां कमियां थी उसको ठीक किया। परिणाम रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी और सारे राजनीतिक विश्लेषक और जो मीडिया के बंधु हैं, वह उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों के आधार पर इन पार्टियों को वोट बैंक के आधार पर जोड़ के तो हमें कहीं स्थान नहीं दे रहे थे। लेकिन भगवान रामकृष्ण की जन्मभूमि, गौतम बुद्ध की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, जो पहले राजनीति होती थी 14 के पहले जाति धर्म पंथ मजहब तुष्टिकरण की, उसको खारिज किया। आपने बात की मायावती जी के कि 18% वोट इंटैक्ट हैं। ब्रजेश जी, मायावती जी पहले 23% वोट पाती थी। मायावती जी का भी जो एक कोर वोट बैंक था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर पाए। राजनीतिक सुनामी के बावजूद नवीन जी 18% वोट कम नहीं होता। उत्तर प्रदेश में 28% 27% पे सरकार बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं किसी को खारिज नहीं कर सकते आप उत्तर प्रदेश की राजनीति। ब्रजेश जी, हम किसी को न खारिज कर रहे हैं, न किसी चुनौती को हम कमजोर समझते हैं, न हम हल्के में लेते हैं। हम अपनी सरकारों के काम
और जेपी नड्डा जी उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र देव जी, सुनील बंसल जी के नेतृत्व में अच्छा, ये हमारे बताइए, बूथ कई स्तर लोग तक कह रहे हैं कार्यकर्ता जो समर्पण भाव से काम करें, फेसबुक पे उसके कई आधार पे। सवाल आ रहे हैं, उनमें से एक सवाल मैं आपके लिए चुन रहा हूं। लोग पूछ रहे हैं कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं है। फेसबुक पे पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, कई दर्शक लोग पूछ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, अब ये तो मीडिया को भी चलाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ चर्चा अरे होनी दर्शक चाहिए। पूछ रहा है, मीडिया थोड़ी पूछ नहीं रही नहीं, है। दर्शक पूछ रहे हैं। मीडिया उत्तर आपसे प्रदेश, पूछती कहाँ है नवीन जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों एक ही सिक्के के गांव, गरीब किसान और नौजवान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी संगठन नीतियां बनाती है, सरकार उसको इंप्लीमेंट करती है। ओके, ऑलराइट। मैं अब्दुल हफीज गांधी जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भाई। अभी तो देखिए, नवीन जी कह गए, या स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, कि आप विकास पुरुष कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप चुनाव हार गए। आपने क्या सबक लिया और आपने क्या तैयारी की? ब्रजेश जी, विकास पुरुष कहलाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि इस प्रदेश की जनता बोलती है। 23 महीने आप के इसके अंदर लिए माननीय नवीन जी को अखिलेश थैंक जी यू ने बोलो। यहाँ पर 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिया। नहीं, इनका थैंक यू ये मानते हैं, असल में पार्टी की मजबूरी है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये कि 23 महीने के अंदर हम लोगों ने 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिया। इसके बाद मेट्रो परियोजना शुरू की और मेट्रो चलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई। हम लोगों ने लाखों की तादाद में लैपटॉप बांटने का काम किया, सड़कों का पूरा एक जाल जो है बिछाने का उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, रोजगार दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, और नड्डा जी से भी मेरा यह सवाल रहेगा कि इन्वेस्टर मीट कराया गया था कुछ साल पहले, 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उत्तर प्रदेश में वादा किया गया था। मैं नड्डा जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से वो कहें कि इसके ऊपर व्हाइट पेपर लेकर आए कि कितना उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आया। और जहां तक चुनाव हारने का सवाल है, तो नवीन जी को नहीं भूलना चाहिए कि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की 15-15 साल से सरकार थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और भी जगह पर, ये बुरी तरह से चुनाव वहां पर हारे और जनता ने इनको नकारने का काम किया, क्योंकि ये चुनाव जीतने के बाद जनता का काम नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन आपके पास जनता को बताने के लिए क्या है? अगर आपका काम नहीं बोला तो फिर क्या बोलेगा? देखिए, जनता को हम दोष नहीं देते हैं। जनता ने जो जनमत दिया 2017 में, वो हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर जनता को यह पूरी तरह से अनुभव हो गया है कि ये जो सरकार अभी चल रही है माननीय योगी जी की, ये हर मोर्चे पर विफल है। इस सरकार में क्राइम रेट बहुत हाई है। यहां पर कितने जो है मीडिया कर्मियों के ऊपर केस कर दिए जाते हैं। यहां सवाल पूछने की कोई इजाजत नहीं है। यहां पर जो है एक गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जाता है 2017 के अंदर, और आज तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं। यहां तक कि लखनऊ में आप देखिए कि 4 साल के अंदर बहुत सारी सड़कें आपको मिल जाएंगी जो इन्होंने उसका काम नहीं कर पाए। तो हमने इस उत्तर प्रदेश को विजन देने का काम किया है। थैंक यू सुरेंद्र राजपूत जी। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 2017 के चुनाव में, और बड़ा प्रचलित नारा था, और नवीन जी उसको हमेशा अपनी गाड़ी में स्टिकर पीछे लगा के रखते थे पहले। अब तो हटा दिया उन्होंने 17 के बाद से, सरकार बनने के बाद से। न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। फलाने मतलब वो कुछ पर्टिकुलर नाम लिखते थे, अब नाम लिखने का क्या औचित्य है? आप मुझे बताइए, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे वो सब डिलीवर कर दिए? उसी की समीक्षा करने नड्डा जी आए हैं? बिल्कुल सही कहा इन्होंने बेसिकली सारे अपराधियों को कमल छाप साबुन से साफ करा करके, धुलवा करके, उनको संत महंत बना करके अपनी पार्टी में रखने का काम कर लिया। तो बिल्कुल वहां यहां पर तो राम राज्य आ गया ना सर। देखिए, कानून व्यवस्था की बदहाली पर गई ये सरकार जो गई थी पिछली, जिन लोगों ने इन्होंने कहा था, आज कानून व्यवस्था की बदहाली पर ही ये सरकार जाएगी। ब्रजेश जी, इस चीज को आप लिख करके रख लीजिए, देख लीजिएगा इस बात को, और किसी बात पर बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चाहे वो हाथरस का केस हो,
चाहे वो कानपुर का केस हो, चाहे वो बिकरू कांड हो, और चाहे वो मेरठ का केस हो, चाहे बुलंदशहर का केस हो, सुबोध कुमार सिंह की हत्या का हो, चाहे वो लखीमपुर का केस हो, बांदा का केस हो, गोंडा का केस हो, गोरखपुर की फिरौती का केस हो, आप सारी चीजों को देखिए कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जंगल राज की पराकाष्ठा है। आज कासगंज का केस देख लीजिए कि 40 लाख रुपए की फिरौती देने के बाद भी 3 साल के बच्चे को मार दिया गया। और जेपी नड्डा जी आज अपने कार्यकर्ताओं की बैठक, जेपी नड्डा जी को तो आज समीक्षा करनी चाहिए कानून व्यवस्था की। जेपी नड्डा जी को तो आज समीक्षा जेपी करनी नड्डा चाहिए यहाँ समीक्षा के कैसे फ्रॉड कर की। सकते हैं? क्यों? कानून व्यवस्था की समीक्षा तो मुख्यमंत्री करेंगे ना। अरे भाई आप बताइए, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वशक्तिमान अध्यक्ष हैं, अगर कानून व्यवस्था की आप मुख्यमंत्री को बुला करके नहीं पूछ सकते हैं तो लानत है ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अध्यक्ष का पद तो सर्वशक्तिमान होता है, वो तो हर चीज की समीक्षा करेगा, वो तो मुख्यमंत्री को भी बुलाएगा और मुख्यमंत्री के पूरे मंत्रिमंडल तो को भी आपके बुलाएगा। मुताबिक सिर्फ कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा बाकी ठीक है? मैं और चीजों पे आ रहा हूं। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का झूठ, छल, प्रपंच, कपट। आप देखिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इन्होंने कोरोना काल में की, आपदा में अवसर कैसे ढूंढा, गांव गांव में इन लोगों ने बेईमानी की है ऑक्सीमीटर के नाम पर। इस पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा खबर चलाई है तो भारत समाचार ने, ब्रजेश मिश्रा ने चलाई है, आपके सामने है। 1,09,000 अच्छा, मतलब आज मेरी गांव लड़ाई में कराने का अगर पूरा आपने तैयारी की है? 1 लाख नहीं, मुझे 15-20 सेकंड और दे हाँ, दीजिए प्लीज। जी। मैं आपको बताऊं, ये पूरी की पूरी 1,09,000 गांवों में जितना बड़ा ये घोटाला भ्रष्टाचार किया, ये भूतो न भविष्यत। ठीक है ना? अब इसके बाद आप आ जाइए बाकी चीजों पर, आप आ जाइए कि चाहे आप एफडीआई पर आ जाइए, चाहे डिफेंस कॉरिडोर पर आ करेक्ट है, जाइए, ओके। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट Thank पर you, आ जाइए, सुरेंद्र जी, चाहे thank you। सड़क को गड्ढा मुक्त करने पर आ जाइए। थैंक यू सुरेंद्र आज भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में फेल हुई है। थैंक यू। हर क्षेत्र में फेल। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई वंशराज जी, आज जेपी नड्डा आए हुए हैं लखनऊ में और समीक्षा कर रहे हैं वो अपने पार्टी के कामकाज की। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी मुद्दे हैं वो मुद्दे बड़े हैं और सरकार उसे ठीक से एड्रेस कर पाई है या नहीं? ब्रजेश जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि ये वही दौर था 2016 और 2017 का, जब एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और उस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आ चुकी थी और पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गांव घूमकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम इनके कार्यकर्ता डबल इंजन सरकार बनाने के नाम पर नौजवानों का वोट ले रहे थे, माताओं बहनों से वोट मांग रहे थे और व्यापारियों से वोट मांग रहे थे। लेकिन आप देखिए क्या हुआ कि 2017 में आदित्यनाथ जी की सरकार ने वादा किया कि हम हर साल 13 लाख नौकरियां देंगे, 90 दिनों के अंदर सारी भर्तियां पूरी कर देंगे। लेकिन सच्चाई आपके सामने है कि 2017 से 2020 दे दी है, बता तो रहे हैं जी। मैं बता रहा हूं कि 2017 से 2020 तक आदित्यनाथ जी की सरकार ने यूपी 888 में 12 भर्तियां निकाली, 51 लाख नौजवानों से आवेदन ले लिया 12,000 पदों के लिए, 1,20,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए और नौकरी के नाम पे मिला जीरो। 1045 एएमयू इन्वेस्टर समिट के नाम पे साइन किया गया, दावा किया गया 4.5 लाख करोड़ रुपए आएगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि 4.5 रुपए भी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अपराध की आपने बात देखी। अरे जिस उत्तर प्रदेश में, मैं तो जेपी नड्डा जी से गुहार लगाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस उत्तर प्रदेश में एसपी रंगदारी मांगता हो व्यापारी से और महोबा का एसपी रंगदारी मांगता है, जब उसको रंगदारी नहीं मिलता तो उसकी हत्या करा दी जाती है। गिरफ्तार भी ना हुआ हो। जी वही मैं कह रहा हूं, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी के खुद के गिरिजन जनपद में आपने देखा कि किस तरीके से भट्टा के जो मजदूर थे, भट्टा ईट भट्टा वाले, उनकी बहन बेटियों के साथ लखनऊ में देखो एक आदमी को 25 गोलियां मारी गई, बिल्कुल, और उसके शरीर में 46 छेद मिले। और सोचिए कि बंदूक के दम पे ईंट भट्टा के मजदूरों की बहन बेटियों के साथ क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में 4 साल 6 साल 12 साल के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। पर और स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी दे रही है ये सरकार, ऐसा दावा कर रही है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सिर्फ इश्तिहार और बयान वीर वाले मुख्यमंत्री बन के रह गए, उनके बस में कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि आदरणीय नड्डा जी को इस बात की समीक्षा कायदे से करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान परामर्श लेने की जरूरत नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं आपसे कि आदरणीय नड्डा जी की तरह एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे उत्तर प्रदेश
कि जनता सोमनाथ को भारती जेल मूर्ख भेज बना दिए के चले गए गए थे थे सर। सोमनाथ भारती को जेल हो गई थी। वही मैं कह रहा हूं कि स्कूल आज विजिट किए सरकारी थे। स्कूल देखना गुनाह हो गया, सरकारी अस्पताल देखना गुनाह हो गया, उत्तर प्रदेश में आज बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उस पर बोलना गुनाह हो गया है। हमारे सांसद के ऊपर 14 मुकदमा कर देते हैं, PSPL के कार्यालय में ताला बंद करवा देते हैं। एसएम अशरफ साहब PSPL के प्रवक्ता हैं। भाई अशरफ साहब, भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के मोड में आ गई है और पूरी तैयारी भी हो गई। नड्डा जी आज लखनऊ में आए हुए हैं, सुरेंद्र जी के शहर में, और समीक्षा भी कर रहे हैं कि भाई पार्टी ने कैसा काम किया, सरकार कैसा काम कर रही है। तो आपकी रेटिंग्स क्या है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सभी वायदे पूरे कर दिए और सरकार संगठन के बीच सब ठीक है? बड़ी अच्छी बात है, नड्डा जी आए हैं, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समीक्षा करें, सरकार से बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में इनको चुनाव जो लड़ना है वो शमशान, रमजान, ईद, होली, इसी पे जाके चुनाव लड़ना है। लेकिन चूंकि बार बार किसी चीज को आप लेके नहीं आ सकते, और ये हशर बिहार के अंदर हुआ कि मोदी जी को बुरी तरह से उतरना पड़ा, इनके तमाम नेता वहां उतर गए और किस अंदाज में ये जीते हैं, जो 10-5 सीटों का डिफरेंस रहा वो आपको भी पता है, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट, 500 वोटों के बाद ये इन्होंने सरकार बना पाए। तो कहने का मतलब है, हाँ ये जरूर है कि आप जैसे मित्र तो नहीं, लेकिन कुछ मित्र इनके पास मीडिया के ऐसे हैं जो पुलवामा जैसे मुद्दे पे भी टीआरपी बटोरते हैं और टीआरपी के नाम पे ये बताते हैं कुछ होने वाला है। इस तरह की कोई चीज अगर यहां पे लेके आते हैं ये लोग, तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क जो है उसके अंदर पड़ेगा। और आप देखिए कि वो आदमी इतना घाघ है कि आज भी ये सरकार, अभी एक्सपोज हो रहे हैं, आज भी ये सरकार ये नहीं हिम्मत जुटा पा रही कि उसकी कम से कम जांच कराने की बात करे। क्या ऑफिशियल राज्य के मुद्दों पे बिल्कुल होगा सर, क्यों होगा? जब मोदी जी जाएंगे तो ना है ना चुनाव में। अगर राज्य का चुनाव होता है, चुनाव आप जाते हैं, कहते हैं बाद में कि साहब मोदी जी आए उनके नाम पे वोट भेज बीजेपी ने तो सब तो मुद्दे भी आएंगे, वो मुद्दे भी आएंगे, सब ठीक है, आत्मनिर्भर हो गया उत्तर प्रदेश, वो मुद्दे भी आएंगे और ये क्यों ना मानूं, ये बातें भी आएंगी कि आप आत्मनिर्भर हो गया है के सुरक्षा से समझौता करते हैं, अपने किसी मत को सीक्रेसी लीक करते हैं। किसने किया? आखिर पीएमओ को मालूम था, डिफेंस मिनिस्टर को मालूम, होम मिनिस्टर को मालूम, पे खेलने जा रहे हो। मालूम। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया कि नहीं? उत्तर प्रदेश में कितना हो गया कि 4 साल के 4 काम नहीं गिना सकते नवीन श्रीवास्तव। ये 4 काम नहीं बता पाएंगे कि कौन से ऐसे 4 काम वो 40 गिना देंगे, कैसी बात करते हो? लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है? 40 काम गिना देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है सबके सामने, चाहे वो हाथरस का मैटर हो, चाहे बदायूं का रहा हो, चाहे लखनऊ, चाहे कहीं और का रहा हो, इनके अपने लोग गोलियों से भून दिए जाते हैं। तो इनकी तो ये तो हालत लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, कोर्ट से इनको फटकार मिलती है। लेकिन ये इतने घाघ हो चुके हैं, चमड़ी इनकी इतनी मोटी है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि एक जादूगर हमारे पास आएगा और जादू के बल पे हम चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, उस जादू से आप कहां खड़े हो, अपनी भी तो बताओ। अरे हम क्या खड़े हैं, हम लोग तो मजबूती के साथ जो है इनसे लड़ाई लड़ेंगे। इस बार इनको मालूम होगा कि क्या होगा। इनको किससे लड़ोगे? बीजेपी से लड़ाई, जाहिर सी बात है, बीजेपी पावर में है, उसी से लड़ना है हम लोगों को, और बीजेपी से लड़ा जाएगा मजबूती के साथ। सुरेंद्र जी ये तो कह रहे हैं बीजेपी से लड़ेंगे। नेचुरल बात है, बीजेपी से लड़ेंगे। सुरेंद्र जी नहीं, ऐसे आपको हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है इनका कमेंट कुछ और ले लीजिए, ऐसे क्यों हंस रहे हैं? लगे हाथ ले लीजिए, कुछ और सुनना चाह रहे हैं। देखिए एक चीज तो तय है, कांग्रेस को इस प्रकार से हंसने की जरूरत नहीं। कांग्रेस से ज्यादा मजबूत शिवपाल यादव है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं ब्रजेश भाई, आप ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। कह रहा हूं कि आज सत्ता से ही सबकी लड़ाई है, चाहे वो शिवपाल जी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो चलिए सर, तो हंस क्यों रहे थे? तो हंस क्यों रहे थे? आपके सवाल पे रहे थे, अब आप क्यों रहे थे? हंस क्यों रहे थे फिर? नहीं, मैं हंस रहा था। मैं इस बात या तो अपनी हंसी वापस लीजिए और इनसे सॉरी बोलिए। आपके सवाल पे हंस रहे थे सर। मैं इसलिए हंस रहा था कि पीएसपीएल के आऊंगा नवीन जी, ने बहुत अच्छा नाम लिया, एक सुपारी संपादक को एक्सपोज किया आपके चैनल पर। क्योंकि ये सुपारी संपादक, अब हमारी बिरादरी के लोगों को गरियाओगे तो ये कैसे चलेगा? बहुत अच्छा काम किया। अरे सर क्यों नहीं, आप बताइए। आप लोग मैं तो आपकी बात नहीं करता, वरना मुख्य चैनल डिबेट से भाग रहा है इसके ऊपर। वो सुपारी संपादक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सुपारी संपादक थैंक यू और हरियाणा की पुलिस की सुरक्षा। थैंक यू मेरे दोस्त सुरेंद्र राजपूत जी। पर आप हंस क्यों रहे थे एसएम अशरफ पे? इसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने कहा ना अशरफ साहब ने अच्छी बात ना, आपने बड़े तंजिया लहजे में हंसा और आपने मजाक उड़ाने का प्रयास किया। सवाल पे और इस पैनल पे बैठे हर व्यक्ति ने नोटिस किया। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी बहुत गंभीरता से जवाब दे रहे हैं। पैनल पे बैठे हर व्यक्ति ने नोटिस किया इस बात को। मैंने तो अभी कांग्रेस का अहंकार गया नहीं। अशरफ साहब की विद्वता पे हंस रहा था कि उस सुपारी संपादक नहीं, मैं कोई झंझट नहीं कराना चाहता आप लोगों के बीच, और ना मेरा कोई ऐसा मकसद है। मैं तो स्वस्थ डिबेट में विश्वास करता हूँ। देखिए आप भी दूसरे चैनलों की तरह हो गए क्या आप कहते हैं डिबेट पे रहिए, टॉपिक पे, उस पत्रकार पे बात न करिए। आप कम से कम राष्ट्रीय उन चैनलों की तरह मत हो जाइए सर, जो कहते हैं नहीं साहब आज का मुद्दा कुछ और है,
आप डिबेट पे ही रहिए। आप कम से कम, आपसे तो ये अब उम्मीद मैं नहीं, आप 1 ऐसा मत घंटे करिए। के तो आपको भाषण देने के लिए नहीं बोल सकता अरे ना। सर, मौका तो अपन हमें देना उत्तर पड़ेगा। प्रदेश पे इतना बड़ा बात कर मुद्दा रहे देश का हैं। है, उस पत्रकार को 5 मिनट के अंदर बेल मिल जाती है, जितना पूरी स्पेस मेरे साथ पार्टी, पूरी डिबेट में सुप्रीम मिल कोर्ट जाती खड़ी हो है। जाती है और उस पर बात भी ना की जाए आज की डेट में। अरे छाती पीट पीट के करिए, पर उत्तर प्रदेश के लोगों के मुद्दे पर भी सर तो उस बात पे भी करिए। आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, यही सब मुद्दे आपने होंगे पूरे दौरान, यही सब मुद्दे होंगे, आप पूरे शमशान, दौरान, रमजान, ईद, ये हाँ। बाकी नड्डा उड्डा जी सब फेल हो जाएंगे, यही कुछ कह नहीं के होना। तो आप बीजेपी, इनके पास कुछ है ही नहीं बताने यही के कह लिए के तो सर। बीजेपी को एज देते हो आप। बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अरे इसी आप के पकड़ा सहारे तो रहे हो जाएंगे चुनाव में मुद्दे, ये मुद्दे सब आप ही तो पकड़ा रहे हो, इसीलिए सुरेंद्र राजपूत हंस रहे नहीं थे। पकड़ा रहे, लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं ये। ओके, अब बचा all नहीं right। कुछ है सर। ओके, हिंदवी साहब मेरे साथ मौजूद है। भाई ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे 2017 में आने के लिए सत्ता में, क्या वो सभी वायदे पूरे हो गए हैं या उन वायदों में कमी है? दूसरा, सरकार और संगठन के बीच क्या सब कुछ ठीक है, और नड्डा जी आए क्यों हैं? अच्छा, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा था तो ये ए.के. शर्मा जी को एयर ड्रॉप क्यों किया गया? अब तो आप बम फोड़ते हो बार बार। भाई ईमानदारी का एक सवाल है कि अगर सब कुछ अच्छा था तो ए.के. शर्मा जी को एयर ड्रॉप क्यों किया गया? वीआरएस जिला के अचानक से लाकर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी को बैठाया गया यहाँ पर, जो विश्वास पात्र हैं कि क्या देखने के लिए आए हैं दिल्ली से वो यूपी में। ठीक है, एक तो सवाल ये उठेगा। दूसरी बात ये होगी कि सरकार और संगठन के बीच में अगर सब अच्छा था तो ये 200 विधायक धरने पे क्यों बैठे थे अपनी सरकार के खिलाफ? जो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज होगा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ विधायक धरने पे बैठ गए। तीसरा मुद्दा ये है कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले से आ जाता है कि आज साहब, या पीठ पीछे कहने को सुनने में मिल जाता है कि हम लोग की सुनी नहीं जा रही है। तो अगर सब कुछ अच्छा तो नहीं है, ये तो आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं, और उसी सब कुछ अच्छा नहीं को ठीक करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब 1 साल बचा है। हाँ, ये बात जरूर मानी जा सकती है कि भाजपा अपना चुनाव बड़ी मजबूती से, बड़ी मेटिकुलसली प्लान करके लड़ती है और बहुत तैयारी के साथ। एक सवाल लड़ती का है। जवाब दीजिए। बहुत जी। लोग कहते हैं अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के या चाय की दुकानों पे, कॉफी हाउस के खानों में बैठ के ये कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग, आई डोंट नो कौन लोग हैं वो, आप बेहतर जानते होंगे, वो सबका ये कहना है कि साहब अपोजिशन बड़ा कमजोर है उत्तर प्रदेश में। अपोजिशन कमजोर नहीं है, अपोजिशन जैसे मतलब एक फैशन चल पड़ा है ये कहने का कि अपोजिशन कमजोर है। नहीं, इसको अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए ब्रिजेश भाई, कि जैसे क्या है कि भाजपा ऐसे काफी खानों में सुरेंद्र राजपूत बैठते ही क्यों हैं? बोलिए मनीष जी। सर सुनने के लिए बैठते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोलने तो दो उनको। बोलिए। ऐसा है कि इसको अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए, मेरे ख्याल में भाजपा परमानेंट चुनाव मोड में रहती है। एक हम लोग ने कई बार यहाँ पर डिस्कस भी किया, परमानेंट एक चुनाव, एक तैयारी का मोड चला करता है। हालांकि लोकतंत्र में इतना चुनाव मोड भी अच्छा नहीं है, उससे क्या होता है जो शासन है वो प्रभावित होता है। लेकिन अब चुनाव मोड परमानेंट चलता है, क्या किया जा क्या सकता है? विपक्ष केंद्र जैसा कमजोर है उत्तर प्रदेश में? केंद्र जैसा कमजोर तो नहीं है, लेकिन आप जैसे जिस हिसाब से दौरे अखिलेश यादव की तरफ से शुरू हो गए हैं, मुझे कम से कम अपने स्तर पर लगता है कि अगर थोड़ा सा और पहले से शुरू होते तो बेहतर था। लेकिन ये एक स्वागत योग्य कदम है कि कम से कम मैं इस बात को इसलिए इतनी मजबूती से कहता हूं कि मैं आप हमेशा अखिलेश यादव का इतना स्वागत क्यों करना चाहते मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूं भाई साहब कि लोकतंत्र में पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और जहां जहां विपक्ष कमजोर है वहां सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो एक आम आदमी के रूप में मैं हमेशा चाहता हूं, अगर सपा की सरकार रहेगी तो मैं चाहता हूं कि भाजपा मूव करती रहे या बसपा मूव करती रहे। सवाल इस बात का है कि ये जो विपक्ष कमजोर होता है ना, जब बिजली के वो टैरिफ बढ़ा दिए जाते हैं और विरोध नहीं होता तो हम लोगों को कष्ट होता है कि विरोध होना चाहिए सड़कों पर आम आदमी के लिए। क्यों चैनलों के डिबेट में ये बात उठाई जाती है? क्या सारा का सारा जिम्मा चैनल वालों ने ले रखा है, भारत समाचार ने ले रखा है? विपक्ष किस लिए और कहां गया और क्यों विरोध नहीं करता है? अफसोस तो इस बात का है ना। इसलिए हमारे गले में घंटी बांध के भाग जाते हैं लोग। एकदम कतई नहीं। 17 से लेकर 20 के बीच में विपक्ष का जो रोल रहा वो बहुत शांतिपूर्वक आराम से घर बैठे हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन पर विरोध उस तरह से नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कहता हूं। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, आज नड्डा जी आए हुए हैं लखनऊ में, समीक्षा कर रहे हैं संगठन की, सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी भेंट करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने ऑफिशियली अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट कर दिया है, तैयारी शुरू कर दी है? बिल्कुल, बीजेपी की चुनावी तैयारियां तेज हैं और जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पर आए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के लिए एक सुखद संयोग ये रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना
वो बीजेपी का आगे चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना। ये एक लक आप बाई चांस भी कह सकते हैं, और ये निश्चित ही नेता तो बड़े किस्मत में और ज्योतिष में विश्वास करते हैं, हो सकता है वो माने बात। नड्डा जी इस देश में एक ऐसे बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष बने हैं जो वाकई में आम कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है। इसको तो हर किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी में बस एक खराबी है ब्रजेश जी, कि अगर बीजेपी नेता के सवेरे खुल के पेट भी ना साफ हुए तो वो एक लिए तोहमत लगा देंगे भाई इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। बस बीजेपी में यही एक समस्या है, बाकी बीजेपी में बहुत अच्छाइयाँ हैं। नड्डा जी पटना में पैदा हुए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति करते हैं, वहाँ से वो विधायक बने, मंत्री बने और राज्यसभा के मेंबर बने, केंद्रीय मंत्री बने, आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं। यूपी के इससे पहले प्रभारी रहे हैं। नड्डा ज़्यादा गुणा भाग वाले नेता नहीं माने जाते, काट छाट वाले नेता नहीं माने जाते, ना उनके नाम की ऐसी दहशत है जो अमित शाह के नाम की होती है पार्टी में। लेकिन वो सरल आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में कोई निरंकुशता करे। उत्तर प्रदेश जैसे अब अगर राज्य बीरेन में जी किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हम लोगों को मान लेना चाहिए। जी देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आई थी। जी कानून व्यवस्था हर सरकार के सामने चुनौती रही, योगी सरकार के सामने भी है, और बीजेपी उस पर जवाब नहीं दे पाती, ये बात सही है। तमाम सारी घटनाओं का उल्लेख यहाँ हुआ है। दूसरी बात यह है कि संगठन और सरकार पर आपने एक सवाल पूछा था। देखिए, इस सरकार को अफसर चला रहे हैं, उन्होंने संगठन को बौना कर दिया है। संगठन के नेताओं को अपमान सहना पड़ा है, उनके कामकाज नहीं होते हैं, विधायक तक परेशान घूम रहे हैं। तो इस सच्चाई से जेपी नड्डा भी वाकिफ होंगे और वो इस पर हो सकता है बात करें। अफसरों की निरंकुशता, भ्रष्टाचार ने इस सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत बदनाम किया है। बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, आम जन सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है। लेकिन जहां सरकार इन्वॉल्व हो जाती है वहां इसका यह नारा फेल हो जाता है। अब कोई माने या ना माने, इस दौरे पर जानकारों की भी नजर है और लोगों की तमाम उम्मीदें भी टिकी हैं। नजर क्यों है? क्योंकि शर्मा की भी एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस समय शर्मा के नाम से बीजेपी के नेता कांप जाते हैं कि पता नहीं कौन बवाल आ गया, आने वाले दिन में क्या शर्मा होगा। लोगों का टाइम ठीक चल रहा है इस समय। नहीं ब्रजेश जी, या तो क्रिकेट में परेशान श्रीवास्तव लोग इस समय थोड़ा है। ब्रजेश जी, या तो क्रिकेट में जो है मैं उस पर भी अरे आऊंगा। आप लोग सीरियस डिबेट करते हैं तो थोड़ा कुछ हल्का फुल्का मनोरंजन भी होते रहना चाहिए। देखिए, या तो क्रिकेट में दो शर्मा चर्चित हैं, या तो यूपी में इस समय, और दोनों जगह दो दो शर्मा हैं। क्रिकेट में रोहित है और अनुष्का है, अनुष्का शर्मा, और यूपी में दिनेश है और अपने शर्मा जी नए नए अरविंद शर्मा अपने हाँ ओके अपने, इसलिए कि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। जी और 1.5 साल पहले वो आदमी अपनी नौकरी छोड़कर आया है, जो 20 साल से 21 साल से मोदी जी के साथ है। नड्डा जी से भी उनके संबंध रहे होंगे बहुत सी चीजें। अब वो एमएलसी भी आज निर्वाचित हो गए हैं। तमाम फैक्टर पर बात होगी, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार पर बात होगी, अफसरशाही के निरंकुशता पर बात होगी, और होनी चाहिए। क्योंकि संगठन का सरकार से कैसा रिश्ता है? संगठन और सरकार के बीच यही है कि तुम कीचड़ फैलाओ, हम कमल खिलाएंगे। एक सज्जन, मैंने आपको बताया कि सरकार निरंकुशता से चल रही है, अधिकारियों का भ्रष्टाचार चरम पर है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, तमाम घोटाले हुए हैं। संगठन को कौन पूछता है? ठेका पट्टा सब पुरानी सरकार के लोग पहले से करते आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि एमएलसी का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, श्रीवास्तव काया समाज को सम्मान नहीं मिला। नवीन जी हमारे दोस्त हैं, बहुत चिल्लाते हैं, घर में इनको भाभी जी भी मना करती हैं कि बहुत ज्यादा झगड़ा ना किया करो टीवी पे। लेकिन दूसरा, उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को भी
में समायोजन नहीं मिला। एक गुर्जर समाज का एमएलसी था, उसका भी बीजेपी ने टिकट काट दिया। लेकिन आज नड्डा जी आए, अच्छी अच्छी बातें होने चाहिए, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश का पहला दौरा है। एक आम आदमी के परिवार से वो निकले हैं, देश की राजनीति के शीर्ष पर हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो संगठन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की उम्मीद है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई नए चेहरे मिलेंगे, पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सब बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी उम्मीदें होंगी लोगों से जी। लेकिन बीजेपी में जो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है, बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो बहुत ईमानदार और जनता की हितैषी पार्टी है। सत्ता में आने के बाद इनके यहाँ नियम कानून की किताब खुल जाती है और ये किसी की मदद करने के बजाय इनके अधिकारी नेताओं को, संगठन के लोगों को अपमानित करते हैं। तमाम ऐसी स्थितियां जिलों में बनी हैं जहां पार्टी के पदाधिकारी अपमानित हुए हैं, थानेदारों द्वारा पीटे तक गए विधायक, तमाम लोगों के कुर्ते फटे हैं, जूता चप्पल चला है, सब लोगों को याद है। तो जो पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहती है, उसमें और सुधार नड्डा जी के इस दौरे से हम लोग उम्मीद करेंगे। वो प्रबुद्ध जनों से मिलेंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से ले जाएं, और अच्छा वही होता है जो आत्ममंथन करता है और उस आत्ममंथन के बाद उसमें सुधार करता है। और बीजेपी एक ऐसी ही पार्टी है, लोग बताते हैं, आगे ईश्वर जाने। बहरहाल आज हम अटल के शहर में जेपी नड्डा का स्वागत करते हैं। तहजीब का शहर रहा, अटल जी का सम्मान देने वाला ये शहर लखनऊ। जेपी नड्डा के सम्मान में काफ़ी कुछ आज हुआ है और आगे कल भी होगा। लेकिन बीजेपी के इस नेता के नेतृत्व में बीजेपी और आगे बढ़ रही है। बंगाल का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, बिहार का वो जीत कर आए हैं, उत्तर प्रदेश में फिर वो जीत की कोशिश करेंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे। जी, जो भी हो, उनको अध्यक्ष बनने पर, उनको यूपी के आगमन पर बीजेपी में जो उत्साह है वो निश्चित ही फलीभूत हो। जी। बहरहाल आज नड्डा के साथ जो लोग चल सकते हैं, उनके लिए साहित्य कहता है कि सफ़र में धूप होगी, जो चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में और तुम भी निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते कहाँ राहें बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, और यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, और मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इन लाइनों की व्याख्या के लिए मैं नवीन श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि डिबेट के प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं ने किए हैं, उनका एक एक करके जवाब नवीन श्रीवास्तव देंगे। गो अहेड। ब्रजेश जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे मित्रों ने कई प्रश्न किए। उन्होंने पूछा कि आप अपने कुछ काम बता दीजिए। उसमें ये चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हुई थी, 4.5 लाख करोड़ की बात थी। मैं बताना चाहता हूं कि 1 लाख करोड़ से अधिक के काम शुरू हो चुके हैं और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर संडीला है, वहाँ बर्जर पेंट, नेरोलेक प्लेंट और इंग्लैंड की एक बेबले स्कॉट पिस्टल बनाने रिवॉल्वर वाली कंपनी, वो अभी लग चुकी है, उसको आप कभी जाके देख सकते हैं। रही बात कि आपने और क्या किया, अभी आगरा एक्सप्रेसवे की बात हमारे मित्र हफीज गांधी साहब कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 301 किलोमीटर की सड़क 13,500 करोड़ में बनी और 342 किलोमीटर की सड़क हम 11,500 करोड़ में बनवा रहे हैं। कितना समय अंतराल है यह भी देख लीजिए। और अखिलेश यादव जी की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ठेका हुआ था 15,000 करोड़ का, हमारी सरकार में 11,500 करोड़ का, तो वो 3,500 करोड़ कहां जाना था वो भी प्रदेश की जनता देख रही थी, इसीलिए आपके विकास की हवा निकल गई। रही बात कि आपने और क्या किया। गांधी जी रुकिएगा, आऊंगा। लेकिन इनकी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया तक जा रहा था, आपके यहाँ आजमगढ़ तक जा रहा है। नहीं, गाजीपुर जहां का मैं प्रभारी हूं जी। और ब्रजेश भाई जी, अगर 6 करोड़ स्कूली बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर देना अगर आपको विकास नहीं लगता है तो फिर आपकी विकास को हम नहीं अपना सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलों को, जिसको पोंटी चड्ढा को अखिलेश जी और मायावती जी ने बेच दिया था,
6 नई चीनी मिलों को शुरू करके 8 नई चीनी मिलों का उत्पादन क्षमता बढ़ाना अगर विकास नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 2017 में जब हम सरकार में आए 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 29 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है, वो आपको विकास नहीं दिखता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे काम हमने किए। रही कानून व्यवस्था की बात ब्रजेश जी, तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपराध शून्य हो गए, लेकिन जहां भी अपराध हुआ है बिना किसी भेदभाव के हमने प्रभावशाली कार्रवाई की है, और जिन पुलिस अधिकारियों ने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती उनके खिलाफ भी की है। आज जिस एसपी की बात हो रही है, क्या पिछली सरकारों में किसी एसपी के खिलाफ उसी जिले में एफआईआर हुई थी, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुई थी, डीआईजी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, मुकदमे दर्ज हुए थे? हम वह सारी चीजें कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं हुआ कि लखनऊ में एक व्यक्ति को 25 गोलियां मारी हैं। ब्रजेश जी, घटनाएं हुई हैं, घटनाओं का हमने पर्दाफाश भी किया, हमने कार्रवाई भी की है। ऐसा हम नहीं कर रहे कि हमने शून्य कर दिया, लेकिन गाजीपुर से गाजियाबाद तक जिन लोगों के दहशत से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था, राजनीतिक दलों के संरक्षण में जिन्होंने अरबों की सरकारी और निजी क्षेत्र लोगों की संपत्ति जमा कर रखी थी, आज 1000 करोड़ से अधिक की उनकी संपत्ति हमने जब्त की है, ध्वस्त की है। वो अभी प्रदेश की जनता देख रही है। वीरेंद्र जी अभी कह रहे थे कि अफसरशाही हावी है इस सरकार पर, कार्यकर्ताओं की आपकी सुनी नहीं जा रही है, कुछ है क्या ऐसी बात? वीरेंद्र जी मेरे मित्र हैं, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, अभी हमारे किसी मित्र ने कहा, ध्यान नहीं आ रहा किसने कहा, कि सबकी लड़ाई सत्ता से है। आपने ऐसा बहुत अच्छी स्टेटमेंट बात, आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत ही दे सकते हैं। हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, वीरेंद्र जी ने भी कही, कि एक सामान्य कार्यकर्ता से चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। हमसे लड़ कौन रहे हैं? जो परिवारवादी हैं, जैसे कांग्रेस में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, लोकदल में अजीत चौधरी, जयंत चौधरी, हमारे मित्र अशरफ साहब बैठे हैं, उनके यहाँ कौन है? शिवपाल जी, आदित्य जी। तो इस प्रकार से परिवारवादी सोच वाली पार्टियां, अब्दुल हफीज गांधी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस, तो ये सारे लोग जो है हमसे लड़ रहे हैं और हम इनसे लड़ रहे हैं। और एक बात और मैं ब्रजेश जी कहना चाहूंगा, लोगों ने कहा कि शमशान कब्रिस्तान, पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के तहत एक वर्ग विशेष के लोगों को कब्रिस्तान की बाउंड्री तक सीमित करके रख दिया था। हमारी सरकार 2017 में बनी, योगी जी ने 400 करोड़ रुपया मदरसों के अपलिफ्टमेंट के लिए दिया कि वो तो इस बार समाज जो वोट बैंक बना हुआ है वो शमशान की चारदीवारी से निकलकर दुनिया की चारदीवारी के अंदर है। आपकी सरकार में शमशान की छत गिर जाती है भ्रष्टाचार के कारण। बिल्कुल हम कार्रवाई करते हैं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि क्या कह रहे थे? भ्रष्टाचार आम भी हुए आदमी हैं, पार्टी अपराध वाले भी क्या हुए नाम हैं, दिया था लेकिन आपको? हमने बिना किसी प्रभाव के सारे अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में जा क्या बोले? नहीं है कि कार्रवाई अरे हम लोग तो सर ये कोरोना समझ कर रहे हैं, शमशान दलाली खाने वाली सरकार है। अरे ऐसे नहीं, एक हाँ, अब्दुल हफीज गांधी बोलिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ और प्रोपेगेंडे के लिए जानी जाती है। अभी नवीन जी ने आगरा एक्सप्रेसवे की और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की का कंपैरिजन किया, जबकि ये बताना भूल गए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो स्पेसिफिकेशन था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला है, और हमारा जो एक्सप्रेसवे था वो एक्सपेंडेबल है। ये एक्सप्रेसवे एक्सपेंडेबल नहीं है, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, इसलिए जो खर्चा आएगा वो कम हो जाएगा। तो जिस तरीके का मजबूत और एक्सपेंडेबल एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, शायद वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं होगा। और 4 साल के अंदर ये अभी तक बना नहीं पाया पूर्वांचल एक्सप्रेस। हमने कुछ ही महीने के अंदर जो बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। दूसरा, अरे सुन तो लीजिए, हमने उससे आप सुन तो लीजिए, आप झूठ बोलने का काम मत कीजिए। पहले आप स्पेसिफिकेशन बदलते हैं, आप सुविधाएं कम करते हैं, उसकी क्वालिटी कम करते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। जिस क्वालिटी का आगरा एक्सप्रेसवे है वो वर्ल्ड क्वालिटी है। आपने ये नहीं पूछा गांधी जी कि 4 साल में बना क्यों नहीं, और बहुत सारी चीजें 4 साल में ये एक्सप्रेसवे बना क्यों नहीं? आपकी सरकार ने भी उसकी क्वालिटी की तारीफ की आगरा एक्सप्रेसवे की। ब्रजेश जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारी जब सरकार बनी तो अखिलेश यादव जी ने बिना लैंड एक्विजिशन किए हुए 15,000 करोड़ का टेंडर कर दिया था। हमने टेंडर निरस्त किया, दोबारा तिबारा टेंडर किए और टेंडर नवीन जी 4 साल लग गए आपको, अभी तक बना नहीं पाए आप। 4 साल में नहीं बना पाए आप। 4 years कंप्लीटेड और आप एक एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए। शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट सुरेंद्र राजपूत जी, भाई 4 साल हो गए एक्सप्रेस, 4 साल लग गए इनको 4 साल लग गए, अभी भी रेडी नहीं है। 4 साल हो गए एक्सप्रेसवे रेडी नहीं है। आप 3,500 का घर नहीं लगे, 3,500 करो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा। अरे आपकी तरह क्वालिटी, आप दोनों कृपया ना लड़े, डिबेट बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चल रही है, कृपया शांत हो जाएं। आप लोग की बारी खत्म हो चुकी है। गांधी जी प्लीज। ऑलराइट सुरेंद्र राजपूत जी गो अहेड। 4 साल हो गए भाई। जी दो तीन बातें हैं। पहली चीज तो इस सरकार ने कोई काम अगर समय पर किया हो तो बता दे, किसी भी आपदा को अवसर न बनाया हो तो बता दे,
महिला और बाल अपराध में ये लोग नंबर 1 है। हाँ, नंबर 1 है कुछ चीजों में, ये महिला और बाल अपराध में नंबर 1 है। अरे सुरेंद्र घटनाओं को राजपूत फर्जी जी, बताने में ये लोग अश्वत्थामा मारा नंबर क्या 1 है। नरोवा कुंजरो क्यों करते ये हैं? हिंसा और 24 दंगों करोड़ के की आबादी वाले मामलों उत्तर में प्रदेश के अपराध की तुलना ये 2 फर्जी करोड़ की आबादी वाले एजुकेशन राज्य से सिस्टम के करेंगे। लिए नंबर 1 अगर है। आप तो पढ़े नवीन लिखे जी, हैं, मैं आपके बीच प्रतिशत में भी नहीं कुछ होता बोलूंगा। है। अगर 24 अरे करोड़ की नवीन जी, आबादी वाले नवीन जी, उत्तर नवीन प्रदेश जी, में नवीन जी, कोई काय अपराध को हुआ है, इतना उसकी गुस्सा संख्या ना की कीजिए। तुलना आप 2 करोड़ की आबादी वाले राज्य से कैसे कर सकते हैं? आप ये बता दीजिए जरा, बड़ा आसान से आप कह देते हैं 2 मिनट रुक नंबर 1 जाइए है। ना। कैसा नंबर 1 है जरा बता दीजिए। कुंभा की घटना के लिए आप ये बता लोग दीजिए कि नंबर अगर 1 है। प्रतिशत के आधार पर कांड में उत्तर पुलिस प्रदेश को किसी भी all अपराध में time नंबर low 1 पे मोराल है के लिए तो आप ये जो लोग कहिएगा नंबर मैं 1 है। सरकार जाऊंगा। और इतना झूठ मत बोलिए। आप लोग 70 साल तक इस देश के लोगों को झूठ बोल अरे, करके नवीन सत्ता जी का मत सुख जाइए। कर रहे। आप एक उदाहरण दे दीजिए। सुन 1 to 1 में कर लूंगा आपसे। आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। 24 आपके करोड़ पक्ष की की बात आबादी कर वाले रहे हैं। राज्य में हाँ। होने वाले कांग्रेस बीजेपी अपराधों के की पक्ष की संख्या बात कर रही है। वाह, तुलना 2 बोलिए, करोड़ की बोलिए, आबादी सुरेंद्र वाले अरे राज्य रुकिए कैसे कर ना। सकते हैं आप? अरे ये सुन बता तो दीजिए लीजिए मुझको। नवीन जी। हाँ बोले, आप नवीन जी बोले। सुन लीजिए। अब इनके यहाँ 2 शर्मा आ जाते हैं। अब एक पुराना सा शेर था अकबर इलाहाबादी का कि मुझसे मेरा मजहब क्या पूछती हो मुन्नी। अरे वो तो आप शिया में दीपक शिया, सिंह और सुन्नी में संदीप सुन्नी। सिंह बताएंगे, अरविंद सुरेंद्र शर्मा भाई। जी जो है जात का भूमिहार आप है। बेहतर और जानते ब्राह्मण को होंगे। हटाने के लिए आए हैं, नाम दीपक कह सिंह रहे और हैं संदीप ब्राह्मण। सिंह के विषय में आप बेहतर जानते होंगे लीजिए। जो आप क्या चल रहा है। अरे भाई, आप अपने इतना यहाँ की ये चीजों को नवीन जी दूसरों को मत चिल्लाते थोपिए। क्यों हैं? नवीन जी आपको एमएलसी नहीं बनाया। अरे आपको हमको- एमएलसी नहीं बनाया, अरविंद शर्मा को एमएलसी बना दिया। अरे इस चीज को समझ लीजिए आप। और अरे ये है भैया, भारतीय जनता आप पार्टी ये में तो आदमी कार्यकर्ताओं इमोशनल की कर रहे हैं। एक नए संदीप सिंह आ गए। कार्यकर्ताओं की हैसियत ये आप है क्या भारतीय दीपक जनता सिंह को एक नए पार्टी में संदीप सिंह आ गए, कि वो बताइए एक ना। नरेंद्र आप मोदी अपने के यहाँ की कहानी गुलाम हमारे यहाँ मत को थोपिए। ला करके यहाँ पे बैठा हमारे दिया। यहाँ केंद्र में Thank अभी you. हरदीप पुरी जी, नरेंद्र मोदी के जय गुलाम शंकर को ला right. करके ऐसे यहाँ all पे right. दिया। अधिकारी हमारे वंशराज साथ दुबे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। वंशराज दुबे, थैंक यू। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लिए क्या मुद्दे प्रमुख रूप से होंगे? वंशराज दुबे, ब्रजेश जी, मैं शिक्षा, आपको बताना स्वास्थ्य, चाहूंगा। रोजगार, उद्योग, कामकाज, नौकरियां। वंशराज, देखिए उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 2017 से 2020 तक इस सरकार ने जो नौजवानों को ठगा है सबसे बड़ा मुद्दा वही होने जा रहा है। 49,000, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए, बहुत बड़ा मुद्दा है। 49,568 पीएससी पुलिस भर्ती वाले के नौजवानों की ट्रेनिंग और मेडिकल इनका एक साथ सरकार नहीं करा सकती, और सरकार दावा करती है कि 2024 तक होगा, और इश्तिहारों में मुख्यमंत्री जी लिखवा देते हैं कि भर्ती पूरी हो गई। आप बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में एक सरकार का जब शिक्षा मंत्री आता है सरकारी स्कूलों को देखने के लिए और इन्हीं का मंत्री वो आमंत्रित करता है, तो उसको जो है स्कूल नहीं देखने दिया जाता है। हमारे विधायकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे क्या दलाली खाई है आपने, क्या दलाली खाई है आपने शिक्षा के मंत्री के नाम पे, सरकारी स्कूलों को ठीक करने के नाम पे क्या दलाली खाई आदित्यनाथ जी ने कि आखिर आप उसको दिखाना नहीं चाहते? आखिरकार क्यों सरकारी स्कूलों में नमक चीनी मारीच क्या होता है? मारीच मिड क्या डे होता है? मील के नाम पे क्यों उनको जो है दाल में हल्दी और पानी मिला के दिया जाता है? तो आदरणीय श्रीवास्तव जी, जो दलाली खाई है 4 सालों में आदित्यनाथ जी की सरकार ने हर विभाग में, कोरोना की जैसी वैश्विक महामारी में, अरे जब एक आदमी के पास 2 रोटी था तो उसने 1 रोटी बगल वाले को देने का काम किया कि भैया कोई मरे ना, लेकिन उस समय भी आपकी सरकार ने दलाली खाई। अरे कुछ तो शर्म करिए। मुझे लगता है कि नड्डा जी इस बात को समझेंगे कि जो दलाल बैठे हुए सरकार में उनको ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने वादा किए थे अपराध को कंट्रोल करने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के नाम पे, आज मिशन शक्ति के नाम पे चेहरा चमकाया जा रहा है। चेहरा उत्तर प्रदेश में मारीच क्या होता है? चमका रहे हैं। ये मारीच क्या होता है? बलरामपुर में इनका एक नेता भारतीय जनता पार्टी का महिला इंस्पेक्टर के साथ छेड़छाड़ करता है कि उसको छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंच जाता है। हाथरस में जिन अपराधियों ने वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दुष्कर्म किया, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक पहुंच जाता है। अपराधियों के पक्ष में खड़े होने वाली सरकार, ये लोग दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 भ्रष्टाचार नहीं है इनकी सरकार में। बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं कहाँ है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो ऊपर से लेकर नीचे तक हुआ है। आपने देखा कि शमशान का छता भी गिर गया, जहां लाशें जाती हैं इस सरकार में भर गई है। इतना निष्कृष, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो भैया। सरकार आज तक उत्तर प्रदेश तुम्हारा शिक्षा मंत्री आया, मुझे लगता है कि 2022 नहीं बचा है। मेरा प्रश्न का जवाब इसी चैनल पर पहले पूछा, कोई जवाब है तुम्हारे पास? जनता जो है इस सरकार का जवाब है की तैयारी में है। कि तुम्हारा शिक्षा Thank you, मॉडल thank सही you. था, All right. तो क्यों संख्या घट गई? All right, हमारा SMS शिक्षा मॉडल thank you, खराब, thank you, संख्या thank बढ़ you. गई। आप बहस कोई SMS नहीं रखो। नहीं, उत्तर शिक्षा प्रदेश में मॉडल कौन से शिक्षा मुद्दे मॉडल ज्यादा नहीं, थैंक यू, थैंक यू। आपका कोर्स है, आपका कोर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
शांत हो जाइए, शांत होइए। 2022 में आम आदमी ऐसे पार्टी मतलब कर लेगी go ahead। तो ठीक। कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे? कौन से मुद्दे? देखिए अभी तो उत्तर इनके प्रदेश में। बातों का जवाब दूंगा, बहुत थक चुके हैं, थोड़ा सा आप नाराज मत होइए, थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए, जो 2 लोगों से लड़ चुके हैं आप। आपने परिवारवाद की बात की, अमित शाह जैसा, राजनाथ सिंह, पंकज जैसा सिंह, भाजपा के अध्यक्ष सुन लीजिए, अध्यक्ष बाद में ऐसे जैसा बनता है ना आपके भाजपा के अध्यक्ष। अध्यक्ष हैं। कौन सी एबिलिटी है जय शाह के अंदर? भाजपा में कोई पता बना नहीं दिया उसको क्या सचिव, वो? क्या एबिलिटी उसके अंदर है? वो पूरा जवाब किसका सुनिए, चिल्लाइए नहीं। जय शाह, भारतीय जनता पार्टी अभी तो का- एक ही का नाम लिया मैंने, अगर बता राजनाथ दीजिए, सिंह, पंकज जेपी सिंह, नड्डा के बाद कौन अध्यक्ष होगा? पंकजा मुंडे, गोपीनाथ सुखबीर मुंडे, के बाद कौन होगा? पूनम लेकिन महाजन, आपके प्रमोद पार्टी महाजन, में बता सकता पूरी हूं। लिस्ट है आपके पास। आपके और भी यहाँ- सुनना है, आप और भी आपकी सुनना है, पार्टी अनुराग का ठाकुर के राजनीति यादव होगा, कोई दूसरा और नहीं होगा। बात सुनिए, आप अब सरकार आप बात कर लीजिए। रहे थे विकास की, मैं सरकार गन्ने का तैयार मूल हूं। चीनी मिल की आप बात आपके कर रहे अगर- आपके हो, अगर चीनी हम मिल की साथ- बात कर रहे हो, आप गन्ने का बता मूल आज दीजिए तक नहीं बढ़ा पाया। स्वतंत्र देव सिंह 4 के साल बाद में कौन उसको विकास 1.5 गुना होगा? 2 गुना कर रहे या थे। जेपी नड्डा के बाद कौन राष्ट्रीय पहले अध्यक्ष जवाब होगा? दीजिए, बता नड्डा की दीजिए। बात मत लेकिन करिए। मैं बता सकता आप हूं। कितना भी मुद्दे बच्चे मुद्दे कुछ मुद्दा होना नहीं है। मुद्दा मुद्दा नवीन मुद्दा अहम है। होना नहीं है, अखिलेश मुद्दा यादव अहम है। नहीं होना, अपना अजीत गला जोगी के मत बाद फाड़िए आप। चौधरी होंगे। पूरी बात सुनिए, सोनिया होना गांधी नहीं के है। बाद राहुल गांधी और होंगे। फायदा नहीं है। तोड़फोड़ मत करो भाई। एक बात बता सुनिए, दीजिए। क्यों झगड़ा करते हो? आपने विकास की आप बात कर रहे हो, बता दो भाई। भ्रष्टाचार सुन लो परिवारवाद आप। से भाग रहे हो। आप क्या आईपीएस के ट्रांसफर में परिवारवाद से क्यों भ्रष्टाचार, भाग रहे हैं? इतना बड़ा स्कैंडल उजागर हुआ, बिजली विभाग में पूरी डिबेट किया ब्रिजेश मिश्रा ने, कितना बड़ा घोटाला आपने किया। घोटालों पर मत बात करिए, ये सारे थलियां इकट्ठा हो रही हैं, नड्डा साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। सुकून से बैठिए और सोचिए, और कल मौका मिले तो नड्डा साहब से बताइएगा कि साहब ये सरकार पूरी भ्रष्ट है, अब तो चेहरा में नहीं चमक रहा है, जो कह रहे थे ना मेरे ऐसा भाई, करो, नवीन जी, कि इनको ले चेहरा जाओ, चमक मिला रहा दो। है योगी जी का, इनको ले जाओ, मिला अब दो। चेहरा भी धूमिल हो गया है, इनको अब मिला दो, चेहरे ले से जाओ। चमक गायब हो रही है। अरविंद शर्मा कौन सी ऐसी चीज लाके डाल दिया कि उनके चेहरे की चमक भी गायब हो रही है। All right, आपकी क्या पॉलिसी भाई है तो मनीष आप तय सिंह करो, जी, मनीष लेकिन सिंह जी, आने आप वाला समय conclude आपके करें। लिए अब और- कांटों भरा हुआ है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दें कि उत्तर प्रदेश में कौन से मुद्दे ज्यादा चुनाव में प्रभावी होंगे? देखिए, मुद्दे चुनाव में विकास के कभी प्रभावी इसलिए नहीं रहे, खासतौर से यूपी में, क्योंकि हमने कभी वो ट्रेंड डेवलप ही नहीं किया। और ये खाली गलती नेताओं की नहीं है, हमारी भी है। हम भी अच्छा, जब कोई कुछ भी कह ले, कांग्रेस अपनी मौज में रहती है, उसको बहुत लेना देना रहता है, कुछ खोने के लिए है नहीं, पूरी मौज में रहती है। तो अरे सुरेंद्र जी नाराज हो अरे जाएंगे। ऐसा- ब्रजेश भाई, आपके रहते आप अरे बोलने तो दो, रिमार्क में अब आप ध्यान नहीं दे रहे थे आप तो डिबेट पे, कड़वी तुम बात नहीं कहना चाहते थे। अच्छा, बोलिए। आपने मनीष जी, अपने बोलिए, opening प्लीज। remark में तो कह दिया, मनीष जी, आज प्लीज। आप देखिए, आप ब्रजेश जी पिछला सड़क चुनाव पर याद अगर करिए। क्यों गुस्सा अगर करते हो? लोग घूम रहे हैं लेकिन आपकी नजर नहीं पड़ रही तो हम क्या अब करें? दे दो दूरबीन, मैं देख लेता हूँ, आप ही दे दो। बोलिए। ऐसा है कि 17 1,01,09,000 गांव में संगठन बना रहे हैं हम अपना। जी, अरे वाह। नहीं नहीं, बोलिए मनीष भाई, खत्म करो, अरे जल्दी करो। तुम्हें गांव ऐसा है कि 17 वाला चुनाव याद करिए, कहां से गया था और किस मोड़ पर हो गया था चुनाव। यूपी में गलती सिर्फ नेताओं की नहीं, हमारी भी है। हम अपनी जाति का आदमी ढूंढेंगे, अपनी धर्म का आदमी ढूंढेंगे, और गलती खाली भाजपा में नहीं है, सब में है। जाति धर्म के आधार पर यहां सारे चुनाव होते हैं और हम भी ढूंढते हैं, और इस बार भी यही एक्सपेक्टेड होगा। उम्मीद तो यही है। धन्यवाद, उम्मीद तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।